आज हम स्टडी करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस में देखें, इक्वी और पोटेंशियल यानी एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो, उसे हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल हो, उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये मान लें कोई पॉइंट चार्ज है, अगर हम एक ऐसे स्फीयर को इमेजिन करें कि उस स्फीयर के सेंटर पर ये पॉइंट चार्ज हो, ऐसे देखिए, ऐसे में एक स्फीयर लिया, इस स्फीयर के सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज है, तो अगर हमें इस स्फीयर के किसी पॉइंट पर, मान लें यहां पर, हमें निकालना है कि पोटेंशियल कितना होगा और इसकी रेडियस मान लें कैपिटल आर है, हमें यहां निकालना है कि पोटेंशियल कितना होगा, तो क्या फार्मूला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। कहीं भी निकालें, यहां निकालें, यहां निकालें, यहां निकालें, हर एक पॉइंट की डिस्टेंस आर ही होगी, इसलिए हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा वो इक्वल आएगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखिए, इसके प्रॉपर्टी में देखो, पहला पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम किसी भी टेस्ट चार्ज को ले जाएं, तो टेस्ट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। इसको आप प्रूव कर सकते हैं। देखिए कैसे? हम जानते हैं कि अगर कोई भी टेस्ट चार्ज हो, उसको हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाएं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसी भी टेस्ट चार्ज को ले जाएं, यहां का पोटेंशियल VA है, यहां का पोटेंशियल मान लो VB है, तो यहां से यहां तक किसी टेस्ट चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होगा W, वो W इक्वल टू होगा Q0 इंटू VB माइनस VA। मतलब टेस्ट चार्ज की वैल्यू इंटू क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखें जरा, लेकिन ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है जो पोटेंशियल A पर होगा वही पोटेंशियल B पर होगा। तो इन दोनों पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो पोटेंशियल की वैल्यू सेम होने के कारण ये 0 हो जाएगा, यानी 0 आएगा। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर ले जाएं, अलोंग टू सरफेस अगर ले जाएं, तो कोई भी वर्क नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट देखें क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। मतलब ऐसे होगा E की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री बनाएगा। देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे? मान लें कि 90 डिग्री नहीं बना रहा है, E की जो डायरेक्शन है वो ऐसे थीटा एंगल बना रहा है। अगर थीटा एंगल बना रहा है E सरफेस के डायरेक्शन से अलोंग टू सरफेस, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है,
तो E का सरफेस की डायरेक्शन में यानी अलोंग टू सरफेस जो इसका कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, E cos थीटा। अगर हम यहां पर एक टेस्ट चार्ज को रखें, Q नॉट को रखें, तो इस पर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, अलोंग टू सरफेस जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स कितना होगा, E cos थीटा इंटू Q नॉट, इतना फोर्स लगेगा। अगर इस टेस्ट चार्ज को हम यहां से यहां तक वेरी स्मॉल डिस्टेंस यानी dr तक अगर मूव कराएं, तो dr तक मूव कराने में वर्क कितना होगा, वर्क dw इक्वल टू हो जाएगा F इंटू dr। F की लाकर के वैल्यू रखें, E cos थीटा Q नॉट इंटू dr, dw इज इक्वल टू आई। लेकिन अभी हमने फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि किसी भी टेस्ट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क नहीं होता। इसका मतलब है कि dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां देखें, dr q नॉट E cos थीटा, इन तीनों का आपने मल्टीप्लाई कराया और आया कितना है, 0। तो 0 तब आएगा या तो dr 0 हो, या तो q नॉट 0 हो, या cos थीटा 0 हो, या E 0 हो। इसमें dr 0 हो नहीं सकता, q नॉट 0 हो नहीं सकता, E 0 होगा नहीं, क्योंकि कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जब चार्ज है। तो किसको 0 होना पड़ेगा, cos थीटा को। cos थीटा इज इक्वल टू 0, और cos थीटा 0 तब होगा जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो। इसका मतलब है ये जो E होगा ये सरफेस की डायरेक्शन से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी ये परपेंडिकुलर होगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि जहां पर स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो करीब होंगी, एक दूसरे के काफी पास पास होंगी, और जहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होंगी। मतलब ये है, जैसे मान लें ये चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा क्योंकि चार्ज के काफी पास है, तो यहां पर ऐसे आप खींचेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहां खींच रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 1 वोल्ट है, मतलब 1 वोल्ट के डिफरेंस पर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने मान लो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर खींचा है, ये 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 वोल्ट है, और इन दोनों सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। यही चीज अगर हम यहां पर दो खींचें इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक यहां ले रहे हैं और एक और लेना चाह रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा लेना चाह रहे हैं कि इनके बीच का डिफरेंस भी 1 वोल्ट ही हो, जैसे यहां 1 वोल्ट है ऐसे यहां भी 1 वोल्ट हो। तो ये निश्चित है, ये कंफर्म है कि यहां पर इनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर था, तो यहां पर इनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर से अधिक होगा। क्योंकि आप चार्ज से दूर गए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां वीक हो गया, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो काफी करीब होगा, नियर होगा,
और अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होगी। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऋणात्मक वैल्यू के इक्वल होता है, यानी E इज इक्वल टू कह सकते हैं माइनस dV बाई, अगर हम dV को कांस्टेंट ले लें, कांस्टेंट dV को कांस्टेंट ले लें, यहां देखिए यहां हमने कांस्टेंट लिया था 1 वोल्ट या भी 1 वोल्ट, अगर हम कांस्टेंट ले लें तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा dr। मतलब अगर E अधिक है तो dr कम होगा, यानी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक है वहां dr कम होगा और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है वहां dr अधिक हो जाएगा। ये हुई थर्ड प्रॉपर्टी। अब देखिए फिर फोर्थ प्रॉपर्टी की क्या है? दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वहां वोल्टेज की दो दो वैल्यू हो जाएगी। जैसे मान लें ये इक्विपोटेंशियल सरफेस 10 वोल्ट का है, ये मान लें 8 वोल्ट का है, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर क्या होगा, 10 होगा या 8 होगा, यानी यहां पर दो दो वैल्यू हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अब इसके बाद का जो रीडिंग है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।